आप सभी बच्चे बहुत ध्यान से इस बात को समझेंगे, सारे बच्चे ध्यान से इस बात को समझेंगे कि आप लोग क्लास 9th में हैं। पहले आप लोग आवाज सुन रहे होंगे, क्लास 9th के बच्चे हैं। और क्लास 9th के जो बच्चे हैं, आज इन लोगों का बायोलॉजी में, साइंस के बायोलॉजी में हमने दूसरा चैप्टर समाप्त कर दिया था, जिसका नाम था क्या चीज, उत्तक या टिश्यू। आज उसी का क्वेश्चन आंसर हम लोग लेकर के आए हैं। और इसमें जितना ऑब्जेक्टिव प्रश्न होगा, सारे के सारे प्रश्नों को यहाँ पे कर दिया जाएगा। तो चलिए हम लोग ध्यान से सारे प्रश्नों को देखेंगे और हमारी कोशिश होगी कि आपका सब का आंसर आप लोग बढ़िया से देते जाएंगे। और ये सबसे पहला क्वेश्चन है आप लोगों का, इसमें ध्यान से देखिएगा कि पौधे की लंबाई किस उत्तक द्वारा बढ़ती है। पहला क्वेश्चन है और उसमें 4 विकल्प दिया हुआ है। कितना विकल्प दिया हुआ है? 4 विकल्प। तो कहता है कि पौधे की लंबाई, तो हमने आपको पढ़ाया था कि पौधा लंबाई में, तो उस लंबाई में बढ़ने के लिए है ना, उसमें एक उत्तक होता है जो शीर्षस्थ विभज्योतकी उत्तक कहते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं? शीर्षस्थ विभज्योतकी उत्तक, जो इसकी लंबाई को बढ़ाता है। पार्श्वस्थ विभज्योतकी उत्तक, जो इसकी चौड़ाई को बढ़ाता है। पढ़ाए थे कि नहीं पढ़ाए थे, याद है? तो कहता है यहाँ पे कि लंबाई किस उत्तक द्वारा बढ़ती है। तो लंबाई किस उत्तक द्वारा बढ़ती है, तो जहां पे शीर्षस्थ विभज्योतकी उत्तक लिखा हुआ रहेगा वही मेरा आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर कैवा हो जाएगा? ख। कैवा हो जाएगा? ख। दूसरा, मृदुतक उत्तक एक प्रकार का, अरे भैया एक पढ़ाए थे आप लोगों को, पादप उत्तक 2 तरह के होते हैं, सरल अस्थायी उत्तक और जटिल अस्थायी उत्तक। पढ़ाए थे कि नहीं पढ़ाए थे? सरल अस्थायी उत्तक में पढ़ाए थे आपको कि मृदुतक उत्तक। तो मृदुतक उत्तक क्या है? सरल अस्थायी उत्तक कैसा उत्तक है? तो मृदुतक उत्तक है। तो मृदुतक उत्तक एक प्रकार का कैसा उत्तक है? तो सरल उत्तक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सरल उत्तक। कोई दिक्कत है तो बोल दीजिए, क्या हो जाएगा? सरल उत्तक। तीसरा प्रश्न देखिए, तीसरा प्रश्न क्या कहता है कि जीवित कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो जीवित कोशिकाएं आपको जब हम पढ़ाए थे कि मृदुतक और दृढ़ उत्तक, दृढ़ उत्तक और स्थूल कोण उत्तक, नहीं, मृदुतक और स्थूल कोण उत्तक। मृदुतक उत्तक जो होता है और जो स्थूल कोण उत्तक होता है, उसमें कैसी कोशिकाएं पाई जाती हैं? जीवित कोशिकाएं पाई जाती है। पढ़ाए थे कि नहीं पढ़ाए थे? अगर आप कहीं कंफ्यूजन में भी हो रहे होंगे तो आप एक बार फिर से देख लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। चौथा प्रश्न, विभाजन की क्षमता होती है। अरे भैया विभाजन होगा विभज्योतक में। विभाजन किसमें होगा? विभज्योतक में। तो विभाजन की क्षमता होती है किसमें? विभज्योतक कोशिकाओं में। किसमें होती है? विभज्योतक कोशिकाओं में। समझ में आ रहा है कि नहीं? बात समझ में आ रहा है? अब देख लीजिए पांचवा, किन कोशिकाओं की भित्ति लिग्निन के कारण मोटी होती है? बताइए, लिग्निन के कारण किस कोशिकाओं की भित्ति क्या होती है? मोटी होती है। अरे भैया तो लिग्निन जो जमा देता था, याद है ना? लिग्निन क्या करता था? जमा देता था। कोशिकाओं के मध्य स्थान में लिग्निन पाया जाता है, जो उसको जमा देता है और कड़ा बना देता है, जैसे नारियल का ऊपरी वाला छाल, तो उसको कहेंगे दृढ़ उत्तक। कौन सा उत्तक? दृढ़ उत्तक। याद है यार? उसको दृढ़ उत्तक क्यों कहा गया था? इसीलिए कि वह काफी मजबूत होता है। वह काफी कैसा होता है? मजबूत होता है। क्लियर हो गया? समझ में आ रही है बात? अब यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन आ जाएंगे किसमें? छठा में। तो छठा में देखिए, गैसों का विनिमय, माने गैसों का विनिमय का मतलब होता है कि पेड़ पौधे में जो गैस होते हैं, वह गैस आते जाते किसके माध्यम से हैं? क्यूटिन के द्वारा, कि स्टोमेटा के द्वारा, कि संवहन उत्तक द्वारा, कि जटिल उत्तक द्वारा? ऑक्सीजन का आना और जाना कैसे होता है उनका? बताइए जल्दी से, जोर से बोलिए ना। स्टोमेटा के माध्यम से। स्टोमेटा मीन्स क्या चीज? पत्तियों में पाए जाने वाले छिद्र को क्या कहते हैं? स्टोमाटा। तो वही छिद्र से ना गैसों का आदान प्रदान होता है पेड़ पौधा में। तो आप लोग बोलते हैं नहीं, जोर से बोलिए ना जी। तो किसके माध्यम से होगा? तो छठा के क्या हो जाएगा? और कैवा आंसर हो जाएगा? हाँ, ये ना बोलिए, छठा का कैवा हो जाएगा? हाँ। सीधा बैठा, अलग बैठो, तुम यहाँ बैठो, तो हटो वहां से, हटो वहां से जल्दी से, हटो वहां से जल्दी से, दिमाग नहीं लग रहा है। अब आ जाइए सातवां प्रश्न में। सातवां प्रश्न में आइए। सातवां प्रश्न क्या कहता है? सुबेरिन नामक कार्बनिक पदार्थ जमा होता है किसमें? अरे भैया सुबेरिन के बारे में पढ़ाए थे कि सुबेरिन आपका जमा होता है कॉर्क में। कॉर्क कहाँ लिखा हुआ है? कॉर्क कोशिकाओं में। कहाँ है कॉर्क कोशिका? यहाँ पे है। तो इस सातवां का कैवा आंसर हो जाएगा? घ। सातवां का कैवा आंसर हो जाएगा? घ। समझ में आ गई बात? आठवां क्वेश्चन देखिए, जटिल उत्तक बना होता है। अब आप लोग बताइए, आप खूब बढ़िया से पढ़े होंगे, जटिल उत्तक, सरल अस्थायी, सरल उत्तक और जटिल उत्तक। तो आप जटिल उत्तक के बारे में क्या पढ़े हैं? तो जटिल उत्तक जो होता है, भिन्न भिन्न कार्य करने वाली कोशिकाएं, विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं का वो बना होता है।
समझे कि नहीं? यानी कि मृदुतक उत्तक का बना होता है नहीं, स्थूल कोण उत्तक का बना होता है नहीं, भिन्न भिन्न कार्य करने वाली विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं का बना होता है। तो ये आंसर हो जाएगा, क्या आंसर हो जाएगा? ग आंसर हो जाएगा। जो सही आंसर है डायरेक्ट उसी पर टिक लगाइए, दूसरा हमको देखना ही नहीं है। अब कहता है कि किसके द्वारा मिट्टी से जल और खनिज लवण पत्तियों तक पहुंचता है? अरे भैया आप पढ़े होंगे कि जड़ें पानी को ऊपर से नीचे से ऊपर की ओर ले जाती है एक दिशा में, और उस पानी के साथ में खनिज लवण क्या होते हैं? घुले हुए रहते हैं। तो पानी को पहुंचाने वाला जो उत्तक होता है उसका नाम क्या है? बोलबे जोर से तो बोलता ही नहीं, सही बोलता है, जोर से बोलता ही नहीं। कौन होता है? उत्साहित होकर के बोलिए, कौन उत्तक काम करता है जल को ले जाने के लिए? जाइलम। जाइलम कहां लिखा हुआ है? क में। तो क हो जाएगा क्या चीज? आंसर। क्या हो जाएगा इसका? आंसर। अब आता है 10वां प्रश्न। 10वां प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। 10वां प्रश्न क्या कहता है? चालनी नलिका बनाने में भाग लेता है। चालनी नलिका बनाने में, जो चालनी नलिका होती है, 10वां में प्रश्न में देखिएगा, जो चालनी नलिका होती है उसको बनाने में कौन काम करता है? तो अरे भैया चालनी नलिका काम करता है फ्लोएम। कौन बनाने में भाग लेता है? फ्लोएम। फ्लोएम कहीं लिखा हुआ है? तो घ में लिखा हुआ है। किसमें लिखा हुआ है? घ में। तो इसका सीधा आंसर क्या हो जाएगा? घ। क्लियर हो गया? अब हम लोग देख लेंगे क्वेश्चन नंबर कैमा 11। कैमा देख लेंगे 11 क्वेश्चन कहता है कि सह कोशिकाएं पाई जाती है। तो अरे भैया सह कोशिकाएं फ्लोएम में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? फ्लोएम में। फ्लोएम कहीं लिखा हुआ है? तो आंसर सीधा क्या लगा दीजिएगा? ख। क्लियर हो गया? अब क्वेश्चन नंबर कैमा देख लीजिएगा 12। क्वेश्चन नंबर कैमा देख लीजिएगा 12। अब हमको जरा सा जवाब दीजिएगा। 12 का बहुत ढंग से जवाब दीजिएगा, लगे कि हाँ आप लोग पढ़ रहे हैं, बढ़िया से जवाब दीजिएगा। 12 में देख के बताइए, केंद्रक उपस्थित रहता है किसमें? तो केंद्रक उपस्थित है सह कोशिका में, फ्लोएम में, व्यस्क चालनी नलिका में। किसमें उपस्थित रहता है? व्यस्क चालनी नलिका में। किसमें? व्यस्क चालनी नलिका में। क्लियर हो गया? पौधों में फ्लोएम का क्या कार्य है? तो जल, जाइलम का कार्य था जल को ले जाना, जल का परिवहन करना। अब फ्लोएम का काम होता है क्या चीज ले जाना? खाद्य पदार्थ को ले जाना, खाने जाने वाले जो पदार्थ जो C6H12O6 बनता है वो उसको। तो फ्लोएम, पौधों में फ्लोएम क्या कार्य करता है? आहार का चालन। क्या चीज का चालन करता है? आहार का चालन। समझ में आ रही बात? अब क्वेश्चन नंबर क्या देख लीजिएगा 14। आपको पढ़ाए होंगे सल्की एपिथेलियम उत्तक। सल्की या सल्काब, उसी को सल्काब भी बोला जाता है। एपिथेलियम का प्रमुख कार्य क्या है? बात समझ में आ रही है? क्वेश्चन कहता है कि सल्की या सल्काब एपिथेलियम का प्रमुख कार्य क्या चीज है? तो आंसर जल्दी से बताइए, इसका प्रमुख कार्य क्या है? उत्सर्जन करना इसका काम नहीं है, इसका काम जनन करना भी नहीं है। तो निश्चित है कि सुरक्षा करना इसका काम होगा। और सल्की, हम लोगों का जो ऊपर वाला भाग रहता है वो क्या रहता है? सल्कीय न रहता है। पेड़ पौधा में सल्की क्या करता है? पानी की बूंदे उस पर टपकती है तो उसको क्या कर देता है? हटा देता है। करता है कि नहीं? तो एक तरह से क्या कर रहा है? सुरक्षा प्रदान कर रहा है। क्या कर रहा है? सुरक्षा प्रदान कर रहा है। समझ में आ गया? अब बताइए 15वां नंबर क्वेश्चन बहुत आसान है। पक्षमाभी या पक्षमल, पक्षमाभी या पक्षमल एपिथेलियम पाए जाते हैं। पक्षमाभी या पक्षमल एपिथेलियम पाए जाते हैं, कहां पे पाए जाते हैं? तो आपको बताया है, हम आपको पढ़ाए थे ना कि पक्षमाभी, पक्षमाभी माने जिसमें रोआ वाला होगा, सबसे लास्ट वाला जो रोआ वाला बनाए थे तो उसमें कहां पाया जाता है? तो आपको बताया था कि सांस नली में जो ट्रैकिया है उसमें भी पक्षमाभी पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है? तो लगाइए ना टिक जो है 15 के क पर, ट्रैकिया में। क्या चीज में लगाइएगा? ट्रैकिया में। अस्थि, अस्थि क्या है? सोच करके हमको बताइए जल्दी से, अस्थि क्या है? अस्थि क्या है? अस्थि क्या है? तो देखिए, अस्थि एपिथेलियम उत्तक है कि संयोजी उत्तक है कि पेशी उत्तक है कि तंत्रिका उत्तक है? संयोजी उत्तक है, क्योंकि संयोजी उत्तक को हमने 3 प्रकार से बांटा था। एक ठो पढ़ाए थे वास्तविक संयोजी उत्तक, एक ठो बताए थे आपका कंकालीय उत्तक। कंकाल में 2 चीज, अस्थि और उपास्थि। तो भैया वो किसका प्रकार था? तो संयोजीय उत्तक का ना प्रकार था। तो अस्थि क्या है? संयोजी उत्तक है। अस्थि क्या है? संयोजी उत्तक है। अब क्वेश्चन कहता है 17 नंबर। क्या वहां कहता है? 17। क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से, क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन कहता है कि फाइब्रोब्लास्ट कोशिकाएं पाई जाती हैं। फाइब्रोब्लास्ट कोशिकाएं पाई जाती हैं।
तो फाइब्रोब्लास्ट कोशिकाएं किसमें पाई जाती हैं? तो आपको पढ़ाए होंगे कि संयोजी ऊतक सघनता के आधार पर 3 प्रकार की होती है। एक एरियोलर ऊतक, एक होता है आपका एडिपोज ऊतक, और तीसरा पढ़ाए थे आपको फाइबर तंतु, याद है? तो एरियोलर ऊतक में, एरियोलर कहाँ लिखा हुआ है? फाइब्रोब्लास्ट ग में लिखा हुआ। किसमें लिखा हुआ है? ग में। तो 17 का कैमा हो जाएगा? ग हो जाएगा। यानी कि फाइब्रोब्लास्ट कोशिकाएं पाई जाती है कहाँ पे? एरियोलर ऊतक में। पढ़ाए थे उसमें, उसको फाइब्रोब्लास्ट बोलते हैं। कौन सी कोशिका बोलते हैं? फाइब्रोब्लास्ट। पढ़ाए थे कि नहीं पढ़ाए थे? अब 18 देख लीजिए। ऑस्टियोब्लास्ट कोशिकाएं पाई जाती है। तो ऑस्टियो, ऑस्टिन, ये सब हड्डी में पाया जाता है। ओसिन नामक प्रोटीन किसमें पाया जाता है? हड्डी में, है ना? पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? हड्डी का अध्ययन क्या कहलाता है ना? ऑस्टियोलॉजी पढ़ते थे, उसको पढ़ाए थे कि नहीं पढ़ाए थे? तो ऑस्टियोब्लास्ट, तो ऑस्टियोब्लास्ट कोशिकाएं कहाँ पाई जाएंगी? तो हड्डी में पाई जाएंगी। कने है हड्डिया जी? अस्थि में। तो अस्थि में लिख देंगे। कोई दिक्कत है? याद आ रहा है? अस्थिया पढ़ाए थे तो नहीं याद है तो नोट्सवा निकाल करके देख लीजिए कि उसमें पढ़ाए हैं कि नहीं पढ़ाए हैं। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 19 में। किसमें आ जाइएगा? 19 में क्या कहता है कि निम्नलिखित में किस प्रकार के ऊतक के अधिक मात्रा में एकत्र होने से शरीर मोटा होता है? तो एडिपोज मीन्स क्या होता है? वसा। अब वसा खाइएगा तो क्या हो जाएगा? मोटा होइएगा। कैसा होइएगा? मोटा। तो कहता है कि कौन सा ऊतक ज्यादा सेवन करने से शरीर मोटाने लगता है? बताइए। तो एडिपोज ऊतक। एडिपोज ऊतक मीन्स वसा ऊतक, उसको क्या बोलते हैं? वसा ऊतक। तो 19 का क्या हो जाएगा? क। अब बताइए लिंगामेंट। लिंगामेंट जो हड्डी को हड्डी से जोड़ेगा, और टेंडन जो हड्डी को मांसपेशी से जोड़ेगा, याद है? तो लिंगामेंट का निर्माण बताइए, लिंगामेंट का निर्माण करता है कौन ऊतक? जल्दी से बताइए। लिंगामेंट का निर्माण, लिंगामेंट का निर्माण कौन सा ऊतक करता है? जल्दी बताइए, जल्दी से बताइए। तो आपको पढ़ाए थे श्वेत तंतु और पीला तंतु। तो श्वेत तंतु टेंडन और पीला तंतु आपका लिंगामेंट। याद आया? याद आया? तो लिंगामेंट का निर्माण कौन करेगा? पीला तंतुमय ऊतक। याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा है? लिंगामेंट का निर्माण कौन करेगा? पीला तंतुमय। अब देखिए अरेखित, अरेखित माने अनैच्छिक, रेखित पेशी, ऐच्छिक पेशी। पढ़ाए थे कि नहीं पढ़ाए थे? अरेखित में जिस पर रेखांकित किया हुआ नहीं है, अकंकालीय भी बोलते हैं उसको, अनैच्छिक भी बोलते हैं। तो अरेखित पेशी है क्या चीज? अनैच्छिक पेशी है। कौन सी पेशी है? अनैच्छिक पेशी है। समझे कि नहीं? 22वां देख लीजिए। मांसपेशी, मांसपेशी अस्थि के साथ अगर जुड़ा है तो उसको लिंगामेंट कहेंगे कि टेंडन कहेंगे? बता, जोर से बोलिए। 22वां प्रश्न कहता है कि मांसपेशी तथा अस्थि आपस में जुड़ेगा तो उसको क्या बोले? उपास्थि और एपिथेलियम तो बोलेंगे ही नहीं, उसको बोलेंगे नहीं। हमको जब भी आंसर हुआ तो ख और घ हो सकता है। अब ख और घ में से कौन होगा? जल्दी से बताइए। तो आपको बताए थे घ ना। हड्डी हड्डी को जुटेगा तो लिंगामेंट, हड्डी हड्डी जुटेगा तो लिंगामेंट, और हड्डी और मांस जुटेगा तो क्या हो जाएगा? टेंडन। अच्छा, रक्त प्लाज्मा में उपस्थित जल का प्रतिशत तो देखिए 90%। याद रखिएगा, एक तो ब्लड बना हुआ है 2 चीज से, एक रुधिराणु से और एक द्रव वाला है प्लाज्मा। प्लाज्मा जो होता है वो करीब करीब ब्लड में 60% या कहीं कहीं 55% लिखा हुआ रहता है। और वो प्लाज्मा 55% में 90% क्या होता है? उसमें जल होता है। प्लाज्मा में 90% क्या होता है? जल। तो कहता है कि रक्त प्लाज्मा में जल कितना प्रतिशत उपस्थित होता है? तो 90%। कितना प्रतिशत? 90%। क्लियर हो गया? अब कहता है क्वेश्चन, रक्त के थक्का बनने में मदद करता है कौन? तो लाल रुधिर कौन रक्त का थक्का वो तो प्लेटलेट्सवा ना मदद करता है। अब प्लेटलेट्सवा को आप लोग बायोलॉजिकल भाषा में टेक्निकल नाम उसका क्या है? थ्रोम्बोसाइट्स। क्या नाम है उसका? थ्रोम्बोसाइट्स। तो रक्त के थक्का बनने में मदद कौन करेगा? थ्रोम्बोसाइट्स। कौन करेगा? थ्रोम्बोसाइट्स। क्लियर हो गया? कौन मदद करेगा? थ्रोम्बोसाइट्स। तो 26 के क्या है? 24 है ये अभी 24 है। क्या है? 24। अब हम लोग आ जाएंगे किस में? 25 में। किस में आ जाएंगे? 25 में। ठीक है ना? तंत्रिका ऊतक की इकाई को न्यूरॉन कहते हैं। कौन नहीं जाना था जग में, है कि नहीं? पढ़े हैं? बोलता ही नहीं है इन लोग। और तंत्रिका ऊतक की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? न्यूरॉन कहते हैं। न्यूरॉन कहाँ लिखा हुआ है? उसी को क्या कहा जाता है? तंत्रिका कोशिका। और न्यूरॉन का हम फिगर बनाए थे ना, तारानुमा टाइप का।
तो यही हो जाएगा। 26 में देखिए, संवेदना का चालन, संवेदना का चालन शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में होता है किसके माध्यम से? अरे भैया, संवेदना का चालन माने संवेदन एक तंत्रिका से दूसरे तंत्रिका में कैसे पहुंचता है? तो तंत्रिका उत्तक से। कैसे पहुंचेगा? तंत्रिका उत्तक से। हो गया कि नहीं हो गया? आपका 26 वैसे प्रश्नों को हमने हल किया, आप लोगों ने हल किया, जिसमें 4 विकल्प दिए थे, जिसमें से एक सही था। बना कि नहीं बना? टोटल थोड़ा बहुत इधर उधर होगा तो उसको समझ लिया जाएगा, समझे कि नहीं? थोड़ा बहुत इधर उधर होगा तो समझ लिया जाएगा। अब हम लोगों को देखना है रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। क्या करना है? रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। रिक्त स्थानों की जब हम पूर्ति करेंगे तो आपके पास देखिए क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है और ध्यान से इस क्वेश्चन को देखना है। और करीब करीब कितना है प्रश्न इसका? 20 ठो। क्या भराएगा? कहता है पहला में खाली जगह सरल उत्तक का एक प्रकार है। कौन सा उत्तक एक सरल उत्तक का प्रकार है? तब मृदुतक उत्तक एक सरल उत्तक का प्रकार है। तो इसमें क्या भर दीजिएगा? मृदुतक। क्या भर दीजिएगा? मृदुतक। कहता है दूसरा प्रश्न, खाली जगह उत्तक संरक्षण का क्या करता है? कौन है ऐसा जो संरक्षण का कार्य करता है? तब मृदुतक। मृदुतक सरल उत्तक है और इस सुरक्षा भी प्रदान करता है, संरक्षण भी देता है। तो दूसरा में भी क्या भरा जाएगा? मृदुतक। क्या भरा जाएगा? मृदुतक। तीसरा प्रश्न कहता है कि विभिजोतक की कोशिकाओं में, ध्यान से देखिए क्वेश्चन, वहां देखिए बोर्ड पे, कि विभिजोतक की कोशिकाओं में क्या भरा रहता है? तो कोशिका द्रव्य भरा रहेगा। क्या भरा रहेगा? कोशिका द्रव्य। तो इसमें क्या भर दीजिएगा? कोशिका द्रव्य। अगला क्वेश्चन, जड़ में खाली जगह उत्तक अनुपस्थित रहता था, जड़वा में उसको एकदम मजबूती से पकड़ने के लिए कौन सा उत्तक रहता है? तो स्थूल कोण उत्तक। कौन सा उत्तक? स्थूल कोण उत्तक। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? कौन सा उत्तक बोलिएगा? स्थूल कोण। अब कहता है कि 5वां में अस्थाई उत्तक, खाली जगह एवं खाली जगह 2 प्रकार के उत्तक, माने उत्तक 2 प्रकार के होते हैं। तो अस्थाई उत्तक 2 प्रकार के कौन कौन से उत्तक होते हैं? तो भैया पढ़ाए थे ना कि एक होता है अस्थाई उत्तक में सरल अस्थाई उत्तक और एक होता है जटिल अस्थाई उत्तक। तो इसमें लिखा जाएगा एगो में सरल और एगो में जटिल, एगो में सरल और एक में जटिल। क्लियर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? छठा प्रश्न देखिएगा ध्यान से। क्या प्रश्न देखिएगा? छठा क्या कहता है? क्लोरोफिल युक्त मृदा उत्तक को, जिसमें क्लोरोफिल, तो याद है ना जी, क्लोरोफिल उत्तक को हमने कहा था क्लोरेनकाइमा, और जो जिसमें पानी भरा हुआ रहता, मैंने हवा भरा रहता हुआ है, उसको बोलते हैं एरेनकाइमा। जो जल में पौधे उगते हैं उसमें क्या होता है? एरेनकाइमा। और जिसमें क्लोरोफिल मौजूद होता है उसको क्या कहते हैं? क्लोरेनकाइमा। पढ़ाए थे कि नहीं पढ़ाए थे? याद है? तो इसमें क्या लिखा जाएगा? कौन सा उत्तक रहेगा? क्लोरेनकाइमा। बोलिए भी, आप लोग ही बोलिए, भूल गए हैं सब। क्लोरेनकाइमा। कौन सा उत्तक? क्लोरेनकाइमा। 7वां देखिए, खाली जगह उत्तक कोशिकाएं मृत होती है। किसकी कोशिकाएं मृत होती है? तो अभी तो पढ़ाए थे, नारियल जो था, नारियल का रेशा ऊपरे वाला जो कंकाल था, वह दृढ़ उत्तक से बना हुआ था। और कैसा उत्तक होता है? मरा हुआ रहता है। तो इसमें सीधा लिखा गया दृढ़ उत्तक कोशिकाएं मरी होती है। दृढ़ उत्तक की कोशिकाएं कैसा होती हैं? मरी हुई होती है। क्लियर हो गया? अब 8वां क्वेश्चन देखिए, रेशेदार पौधे में, इसमें रेशेदार पौधे में खाली जगह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। क्या चीज प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? जल्दी से बताइए। तो दृढ़ उत्तक प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। जैसे आप नारियल में क्या है, रेशा निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है, तो वो किस उत्तक में पाया जाता है? तो दृढ़ उत्तक में पाया जाता है। जोर से मुहुआ से बोलो ना जी, कम से कम। किस उत्तक में? दृढ़ उत्तक में। पढ़े नहीं है, भूल गए हैं? पढ़े भी किया है तो भूल गए हैं। आगे देखिए, जाइलम एवं फ्लोएम खाली जगह उत्तक के उदाहरण है। जाइलम और फ्लोएम किस उत्तक का उदाहरण है से बताइए। जाइलम और फ्लोएम जो है वह किस उत्तक का उदाहरण है? तो आपको जटिल जब पढ़ाए थे तो हम एक चीज बोले थे ना कि सरल अस्थाई उत्तक है ना, जितना सरल है उतना ही पढ़ने में कठिन है, और जटिल, जितना जटिल लिखा हुआ है उतना पढ़ने में आसान है। और जटिल उत्तक में 2 तरह के चीज पढ़ाए थे, जाइलम और फ्लोएम। क्या पढ़ाए थे? जाइलम और फ्लोएम। तो जाइलम एवं फ्लोएम किसके उदाहरण है? तो जटिल उत्तक के उदाहरण है। किसके उदाहरण है? जटिल उत्तक के उदाहरण है। 10वां में देखिए ध्यान से, वाहिनिकाएं और वाहिकाएं किसके तत्व है? तो जाइलम के तत्व है। जाइलम को ही बताए थे ना 4 भाग में, तो जाइलम के उदाहरण है। 11वां में एरियोलर उत्तक जो होता है, 11 में एरियोलर उत्तक जो होता है खाली जगह का एक प्रकार है। तो एरियोलर उत्तक किसका प्रकार है? तो अरे मेरे भाई संयोजी उत्तक सघनता के आधार पर 3 तरह का। कौन कौन? एरियोलर, एडिपोज,
फाइबर तंतु। पढ़ाए थे कि नहीं पढ़ाए थे? पढ़ाए थे कि नहीं पढ़ाए थे? तो एरियोलर उत्तक जो है किसका प्रकार है? अब बताइए तो एरियोलर किसमें आप पढ़े थे? बोलिए नहीं रहा है। अरे एरियोलर किसमें पढ़ाए थे जी? संयोजीय उत्तक में न पढ़ाए थे? बोलबे नहीं करता। किसमें पढ़ाए थे? संयोजी उत्तक। तो संयोजी उत्तक लिखिए। संयोजी उत्तक में किसमें? तो आपको जब हम कार्य के आधार पर उत्तक को 3 प्रकार से बांटे थे, वास्तविक संयोजी उत्तक। तो वास्तविक संयोजी उत्तक में 4 चीज पढ़ना था आपको। क्या क्या चीज पढ़ना था? 4 चीज। तो एक चीज पढ़ना था आपको एरियोलर उत्तक, दूसरा पढ़ना था आपको क्या चीज? एडिपोज उत्तक, तीसरा पढ़ना था टेंडन, चौथा पढ़ना था लिगामेंट। पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? चारों। उसके बाद कंकालीय उत्तक में 2 चीज पढ़े थे। क्या क्या चीज? अस्थि, उपास्थि। और एक तो पढ़े थे तरल संयोजी उत्तक, उसमें पढ़े थे ब्लड। पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? तो एक तरह से आप बताइए ना, एरियोलर उत्तक है, वहां पढ़ा है एरियोलर उत्तक। तो एरियोलर उत्तक की पढ़ाई हम लोग किसमें किए हैं? तो वास्तविक संयोजी उत्तक में किए हैं। पर किए हैं कि नहीं किए हैं? तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि एरियोलर उत्तक एक प्रकार का संयोजी उत्तक भी लिख सकते हैं, या वास्तविक संयोजी उत्तक का एक प्रकार है, ये भी लिख सकते हैं। कोई दिक्कत? अब क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर कितना है? 12। 12 क्या कहता है? खाली जगह ताप रोधक होने के कारण ठंड से शरीर की सुरक्षा करता है। कौन सा उत्तक हम लोगों को ठंडा से सुरक्षा करता है? तो तुमको नहीं पढ़ाए थे जी कि जाड़ा के दिन में भी शादी विवाह होता है, तो देखिएगा महिलाएं जो मोटी होती हैं वह क्या होती हैं, उनको ठंडा कम लगता है। उदाहरण दिए थे कि नहीं दिए थे? तो वो मोटा क्यों है? तो एडिपोज उत्तक की वजह से। वसा एडिपोजे उत्तक को हम लोग कौन सा उत्तक कहते हैं? वसा उत्तक कहते हैं। तो भैया कहता है कि जो शरीर में ताप को जो रोक दे, तो ताप को कौन सा उत्तक रोक सकता है? तो एडिपोज। तो यहाँ एडिपोज भरा जाएगा। समझने और सीखने का चीज है, नहीं काम कर रहा अभियो से तो काम करो। वहां नहीं समझ में आया तो यहाँ तो समझो। अब कहता कि ताप रोधक होने के कारण ठंड से शरीर की सुरक्षा कौन सा उत्तक करेगा? तो एडिपोज उत्तक। कौन सा उत्तक करेगा? तो एडिपोज उत्तक। खाली जगह है तरल संयोजी उत्तक है। कौन तरल संयोजी? तरल माने द्रव, संयोजी उत्तक जो कनेक्टिंग किए हुए है। तो कौन ऐसा जो है जो द्रव है और कनेक्ट किया हुआ? क्या नाम है उत्तरा? रक्त। तो यहाँ रक्त लिखो ना 13 में जी, कि रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है। क्लियर हो गया? तो यह सब तो नहीं बोलते हैं। मांसपेशी को अस्थि से जोड़ने वाला बता। बोलो ना जी, जो मांसपेशी को, हाँ अब बोलो, अब क्या क्या होगा? टेंडन। क्या हो जाएगा? टेंडन। समझे कि नहीं? उपास्थि के मैट्रिक्स में पाए जाने वाला प्रोटीन पढ़ाए थे, याद है? अरे भैया हड्डी में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? पढ़ाए थे, बोलिए ना जी। अब उपास्थि में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? जल्दी बताइए। उपास्थि के मैट्रिक्स में जो पाया जाता है उसका नाम बताइए। तो आपको नहीं पढ़ाए थे कोंड्रिन? अरे कोंड्रिन पढ़ाए थे, नाम याद आ रहा है कोंड्रिन का? तो इसमें क्या लिखा जाएगा? कोंड्रिन। 16 रेखित पेशी को कौन सा वाव पेशी कहते हैं? रेखित पेशी को तो हम बहुत नाम बताए थे। रेखित पेशी भी बताए थे, कंकालीय पेशी भी बताए थे उसका नाम, और क्या बताए थे? ऐच्छिक पेशी भी बताए थे। तो क्या लिखने का मन है? ऐच्छिक पेशी लिख दीजिए, आगे समझ में। हृदय पेशी, हृदय पेशी हम बताए थे कि भैया ये दोनों है मिला करके, इसलिए इसको नाम हो गया, अलग पढ़ना है हृदय पेशी। रेखित है और अनैच्छिक है। पढ़ाए थे कि नहीं पढ़ाए थे? तो हृदय पेशी की खाली जगह की दीवार या भित्ति बनते हैं। हृदय पेशी में किसकी दीवार रहती है? हृदय की दीवार या भित्ति बनाती है। हृदय पेशी क्या चीज का दीवार बनाएगा? हृदय का दीवार बनाएगा। हृदय पेशी का ललार्क बनाएगा, हृदय के बनाएगा। खाली जगह की इकाई न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका होती है। बोलिए। तंत्रिका कोशिका की इकाई न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका है। 18 में समझ में आई बात? तो ई हो जाएगा तंत्रिका कोशिका, नहीं तंत्रिका उत्तक की इकाई, क्योंकि कोशिका को मिला करके उत्तक बनता है ना। तो तंत्रिका उत्तक की इकाई क्या कहलाती है? न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका कहलाती है। क्लियर हो गया? अब ये बताइए लिंगामेंट का निर्माण। तो लिंगामेंट हड्डी यानी कि पीला तंतु। तो लिंगामेंट का निर्माण पीला तंतु उत्तक से होता है। किससे होता है? पीला तंतु उत्तक से होता है। और ऑस्टियोब्लास्ट, हड्डी का अध्ययन पढ़ाए थे ना, ऑस्टियोलॉजी। तो ऑस्टियोब्लास्ट कोशिकाएं किस में पाई जाती है? तो हड्डी में पाई जाएंगी, यानी कि अस्थि में पाई जाएंगी।
किसमें पाई जाएंगी? अस्थि में पाई जाएंगी। क्लियर हो गया? समझ में आया बात? 20 को आप लोग खाली जगह भरने वाला भी बना लिए हैं, कोई दिक्कत? अब हम लोग पढ़ लेंगे, बहुत सारा है अति लघुत्तरीय प्रश्न, करीब करीब 58 प्रश्न है। कितने प्रश्न हैं? 58 प्रश्न। तो 58 प्रश्न को देखा जाए बढ़िया से कि नहीं देखा जाए? जोर से बोलिए, देखा जाए। पहला क्वेश्चन पढ़िए, एक पादप उत्तक का नाम बताइए, बता दीजिए कौनों का। कोई एक पादप उत्तक का, कोई भी एक पादप उत्तक का नाम बताइए। तो जाइलम कौची है? पादप उत्तक नहीं। फ्लोएम कौची है? पादप उत्तक नहीं जी। तो जाइलम बोलो ना आराम से, क्या बोलिएगा? जाइलम। क्या बोल दीजिएगा? जाइलम। क्लियर हो गया? पहला, जड़ के शीर्ष पर जो जड़ है, जड़वा के शीर्ष पर कौन सा उत्तक पाया जाएगा? अब बताइए, हम बताए थे कि शीर्षस्थ विभज्योतकी उत्तक लंबाई में वृद्धि करता है, यानी कि वह जड़ों में पाया जाएगा, तना में भी पाया जाएगा, सबके फुतुंगिया पर वही ना पाया जाता है जो उसकी लंबाई को बढ़ा रहा है। तो कहता है कि जड़ के शीर्ष पर, तो जड़वा के भी शीर्षवा पर कौन रहेगा? शीर्षस्थ विभज्योतकी उत्तक। क्लियर हो गया? तीसरा प्रश्न, सरल उत्तक के 2 उदाहरण दीजिए, खूब बढ़िया से दीजिए। सरल उत्तक, तो सरल उत्तक का प्रकार पढ़ाए थे ना? का भाई, तब मृदुत्तक उत्तक, स्थूल कोण उत्तक नहीं पढ़ाए थे? तो दुए को पूछिए रहा था, सरल उत्तक के 2 उदाहरण दीजिए। तो एगो लिख दीजिए मृदुत्तक और दूसरा लिख दीजिए स्थूल कोण उत्तक। क्लियर हो गया? जो लिखना चाहते हैं वो लिखते भी जाएंगे। अब आता है चौथा प्रश्न, किस उत्तक की कोशिकाएं सदा विभाजित होती रहती हैं? तो जो विभाजन होगा विभज्योतकी। समझ में आई बात? तो कहता है किस उत्तक की कोशिकाएं सदा विभाजित होती रहती हैं? तो विभज्योतकी उत्तक का सदा विभाजित, जिसका नाम है विभज्योतकी, विभाजने के चलते तो उसका नाम विभज्योतकी हुआ है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो ये वाला हो गया क्लियर। अब कहता है पांचवा, विभज्योतकी उत्तक को किस आधार पर विभाजित किया जाता है? अब इसका आधार बताइए, विभज्योतकी उत्तक को किस आधार पर विभाजित किया जाता है? तो हम इसमें 3 चीज, विभज्योतकी उत्तक में 3 चीज पढ़ाए थे, वो कैसे आधार बनाया गया है। तो जो शीर्ष पर रहेगा शीर्ष विभज्योतकी, तो एक हो जाएगा उसका विभाजन शीर्षस्थ, दूसरा हो जाएगा पार्श्वस्थ और तीसरा हो जाएगा अंतर्वेशी। पढ़ाए थे कि नहीं पढ़ाए थे? शीर्षस्थ, पार्श्वस्थ और अंतर्वेशी। तो विभज्योतकी तो किस आधार पर विभाजित किया जाता है? तो 3 आधार है इसके, शीर्षस्थ विभज्योतकी, फिर क्या चीज? पार्श्वस्थ विभज्योतकी, और फिर क्या पढ़ाए थे? अंतर्वेशी। क्लियर हो गया? तो इसका आंसर हो गया, कैवा का आंसर था ये? 5वां का। अब हम लोग क्वेश्चन देख लेंगे कैवा? छठा कहता है किस सरल उत्तक में अंतरकोशिकीय स्थान होता है? तो मृदुतक में। किसमें? मृदुतक में। 7वां, चलिए, कहता है कि 2 ऐसे उत्तक का नाम बताइए। ध्यान समझिएगा, 2 ऐसे उत्तक का नाम बताइए जो पौधों को यांत्रिक सहायता देता है, यानी कि उसको खड़ा रहने में या उसको झुक जाता है तो फिर से सीधा करने में। तो 2 उत्तक का नाम बताइए जो पौधों को यांत्रिक सहायता प्रदान करता है। यांत्रिक सहायता प्रदान करने वाला उत्तक कौन है? तो एक तो दृढ़ उत्तक भी हो सकता है जो उसको सुरक्षा प्रदान करता है, स्थूल कोण भी उत्तक हो सकता है जो उसको क्या करता है? सहायता प्रदान करता है। समझ में आ गया कि नहीं बात? तो आप लिख सकते हैं इसको, है ना, स्क्लेरेनकाइमा पढ़े थे ना, दृढ़ उत्तक, उसके बाद आप स्थूल कोण उत्तक दोनों लिख दीजिए। तो इस दो को समझ में आ गया कौन से? दृढ़ उत्तक और स्थूल कोण उत्तक। वैसे मृदुत्तक को क्या कहते हैं? अरे वैसे मृदुत्तक को क्या कहते हैं जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है? तो क्लोरेनकाइमा। क्या कहेंगे उसको? क्लोरेनकाइमा। नहीं समझ में आया? अरे क्लोरेनकाइमा किसमें? क्लोरेनकाइमा। क्लोरेनकाइमा में क्लोरोफिल और एरेनकाइमा में हवा। एरेनकाइमा में हवा, जिसमें हरित लवक पाया जाएगा वो क्लोरेनकाइमा, जिसमें पानी में उसको तैरना होगा पत्ती को, तो एरेनकाइमा। पढ़ाए थे कि नहीं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वैसे मृदुत्तक को क्या कहते हैं जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है? तो उसको क्लोरेनकाइमा कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लोरेनकाइमा। समझ में आ गया बात? क्या बोलेंगे उसको? क्लोरेनकाइमा। अच्छा, 9वां देखिए, किस उत्तक की कोशिकाओं में, किस उत्तक की कोशिकाओं में भित्ति अनियमित ढंग से कोने पर मोटी होती है? किस उत्तक की कोशिकाओं में जो उसकी भित्ति होती है, उसका वाल होता है, अनियमित ढंग से कोनों पर मोटी होती है, अनियमित तरीके से, जैसे मन तैसे, वहां पर वो क्या रहता है? मोटा होता है। किस उत्तक में ऐसा होता है? तो स्थूल कोण उत्तक में। किसमें? स्थूल कोण उत्तक में। क्लियर हो गया? किसमें? स्थूल कोण उत्तक में।
नारियल का रेशा किस उत्तक का बना होता है? तो दृढ़ उत्तक का। किसका बना हुआ रहता है? दृढ़। एक मिनट, नारियल का रेशवा किस चीज से बना रहता है? वो तो मैंने बॉडिया ना उसका बना रहता है। नारियल का जो नारियल का ऊपरी कवर दृढ़ उत्तक का बना हुआ है, लेकिन ये किस चीज का बना था? रेशवा तो स्थूल कोण उत्तक का। किसका बना रहता है? स्थूल कोण उत्तक का। क्लियर हो गया? तो आप लोग कितना प्रश्न तक हल कर लिए? 10 प्रश्न तक। अब हम लोगों को देखना है क्या? 11 नंबर प्रश्न। क्या देख लेना है? 11 नंबर प्रश्न। 11 नंबर प्रश्न देखिए ध्यान से। 11 नंबर प्रश्न को ध्यान से देखिए, क्या कहता है? मृदुतक कोशिकाओं की 2 विशेषता बताइए। मृदुतक कोशिकाओं की 2 विशेषता। तो भैया मृदुतक कोशिकाओं की 2 विशेषता, पहली विशेषता सबको पता है कि पौधों को यांत्रिक सहायता प्रदान करती है। उसको क्या कहते हैं? जोर से बोलिए, आप लोग ही बोलिए। पौधों को यांत्रिक सहायता प्रदान करती है, पहली इसकी विशेषता हो गई। और दूसरी विशेषता क्या हो जाता है? तो यह जो मृदुतक कोशिका है ना, तो जो भोजन बनता है पेड़ पौधे में, तो उस बने हुए भोजन का संचय करता है, उसको संग्रहित करता है। क्या कर देता है? संग्रहित। इसका 2 काम कौन कौन है? तो पहला काम है भैया कि यह भोजन को संचय करेगा, और दूसरा काम है कि पौधों को, पेड़ को यांत्रिक सहायता प्रदान करेगा। क्लियर हो गए कि नहीं हो गए? अब अगला क्वेश्चन 12वां, 2 अस्थाई पादप उत्तक के नाम बताइए। 2 अस्थाई पादप उत्तक। तो अस्थाई कहते एगो सरल अस्थाई उत्तक और एगो जटिल अस्थाई उत्तक। पढ़े कि नहीं पढ़े हैं? तो सरल और जटिल इसका आंसर हो जाएगा 12 के। जाइलम का निर्माण किन तत्वों से हुआ? तो 4 तत्वों से मिलकर के हुआ है। जाइलम का निर्माण कितने तत्वों से मिलकर के हुआ है? 4। इसमें रहता कौची कौची है? तो एगो वाहिनिकाएं रहता है। क्या रहता है? वाहिनिकाएं, जो टेबुलवा बनाए थे लास्ट में, तो एक क्या रहता है? वाहिनिकाएं। दूसरा क्या रहता है? तो वाहिकाएं, वाहिनिकाएं, वाहिकाएं। और क्या रहता है? तो जाइलम तंतु रहता है। क्या रहता है? जाइलम तंतु रहता है। और एक चीज क्या रहता है? तो जाइलम तंतु रहता है और जाइलम मृदुतक रहता है। तो 4 चीज, वाहिनिकाएं, वाहिकाएं, जाइलम तंतु, जाइलम तंतु और जाइलम, बोलिए, जाइलम तंतु के बाद क्या बताया? जाइलम मृदुतक। क्या रहता है? जाइलम मृदुतक। इस 4 चीज से बनता है। फ्लोएम किन तत्वों से बनता है? तो 4 चीज से। फ्लोएम कितना चीज से बनता है? 4 चीज से। लेकिन एगो क्वेश्चन यह छूट गया, जाइलम का मुख्य कार्य क्या है? यह है ना, जाइलम का मुख्य कार्य क्या है? तो जाइलम का मुख्य कार्य है जमीन से जो जड़ पानी को अवशोषित करता है, उस पानी को एक दिशा में सभी भागों तक पहुंचा देना, पेड़ के सभी भागों तक पहुंचा देना। क्या उसकी दिशा 2 होती है? ऊपर से नीचे आ सकता है? नहीं, नीचे से ऊपर जाएगा और पत्तियां वाष्प बना करके उसको क्या कर देंगे? उड़ा देंगे। क्या कर देंगे? उड़ा देंगे। क्लियर हो गया? अब कहता है कि फ्लोएम कितना तत्व से मिलकर के बनता है? तो फ्लोएम में भी वही है। एक हो गया चालनी नलिकाएं। क्या हो गया? चालनी नलिकाएं, सह कोशिकाएं। एक हो गया फ्लोएम तंतु, एक हो गया फ्लोएम मृदुतक। क्या हो गया? फ्लोएम तंतु और फ्लोएम मृदुतक। चालनी नलिकाएं, क्या क्या चीज रहता है इसमें? फ्लोएम में तो चालनी नलिकाएं, और क्या रहता है? वाहिकाएं, चालनी तंतु और चालनी मृदुतक। अति फ्लोएम तंतु और फ्लोएम मृदुतक। क्लियर हो गया? चलिए, किस उत्तक द्वारा पौधों में खाद्य पदार्थों का संवहन होता है? तो खाद्य पदार्थ ढो ढा करके ऊपरे नीचे दोनों दिशा में के लेके जाता है? तब फ्लोएम। कौन लेके जाएगा? फ्लोएम। किन्हीं 2 प्रकार के एपिथीलियम उत्तक का नाम बताइए। तो एक होता है सल, पढ़ाए थे ना, सल्की एपिथीलियम उत्तक, स्तंभाकार एपिथीलियम उत्तक। नाम पढ़ाए थे कि नहीं पढ़ाए थे? तो सल्की या सलकाभ भी बोल सकते हैं, सल्की या सलकाभ एपिथीलियम उत्तक। और दूसरा है क्या चीज? तो दूसरा है आपका सल्की और सलकाभ हो गया। और दूसरा अभी हमने क्या नाम लिया? स्तंभाकार। क्या नाम लिए? स्तंभाकार, जिसको क्यूबाइडल बोले थे जी। समझे कि नहीं है? तो ये सब किसका उदाहरण है? तो ये सब उदाहरण है किसका? एपिथीलियम का। किसका है उदाहरण? एपिथीलियम। पक्षमाभी एपिथीलियम उत्तक भी पढ़ाए थे कि नहीं पढ़ाए थे? तो दुएओं के नाम लिखा, दुएओं के नाम बता दिए।
त्वचा की सतह पर किस प्रकार का एपिथेलियम, त्वचा की सतह पर तो सल्की या सल्काव एपिथेलियम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सल्की या सल्काव एपिथेलियम उत्तक पाया जाता है। अच्छा, पक्षमाभी एपिथेलियम की सिलिया में होने वाली गति क्या कहलाती है? पक्षमाभी एपिथेलियम की सिलिया में होने वाली क्या कहलाती है? उसको कौन सी गति कहते थे? आंसर है सिलिया। कौन सी गति होती है? सिलिया गति। सिलिया पढ़ा थे, कोशिका जब पढ़े होंगे तो कोशिका के बाहर में जो रोआ टाइप का निकला रहता है, जो छोटा होता है उसको सिलिया बोलते हैं, और जो बड़ा रोआ होता है उसको क्या कहते हैं? फ्लैजिला। उसको क्या कहते हैं? फ्लैजिला। और वह क्या करता है? किसी भी कोशिका की गति प्रदान करने में मदद करता है। तो गति जो होगा उस गति को क्या बोलेंगे? सिलिया गति। कौन सा गति? सिलिया गति। आंसर इसी में दिया हुआ। 20वां, संयोजी उत्तक के कोई दो उदाहरण दीजिए। तो अस्थि क्या है? संयोजी उत्तक नहीं है। ब्लड क्या है? संयोजी उत्तक नहीं है। बोलबे नहीं करता है इन लोग। संयोजी उत्तक का दो उदाहरण दीजिए ना जल्दी से जी। तो आप बोलिए संयोजी उत्तक का, करे गया 20वां, संयोजी उत्तक के कोई दो उदाहरण बताइए, जल्दी से बताइए, जल्दी से। संयोजी उत्तक, तो इसका हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं एरियोलर एडिपोज भी इसका हो सकता। जे बुझा से लिख दीजिए। आगे समझ में, आगे बढ़िए। संयोजी उत्तक कितने प्रकार के होते हैं? 3। कितने प्रकार के होते हैं? 3। कौन कौन? वास्तविक संयोजी उत्तक, कंकालीय संयोजी उत्तक और तरल संयोजी उत्तक। यही ना है कहीं इसमें? संयोजी उत्तक कितने प्रकार की होती है? जल्दी बताओ। 3। कौन कौन? वास्तविक संयोजी उत्तक, कंकालीय संयोजी उत्तक, तरल संयोजी में कौन कौन चीज अति, वास्तविक में कौन कौन चीज? वास्तविक में एरियोलर, एडिपोज, फाइबर तंतु जिसमें आप लोग पढ़े थे श्वेत वाला से, टेंडन पीला वाला से, लिंगामेंट पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? कंकालीय में कौन कौन? तो अस्थि, उपास्थि। तरल में कौन? रक्त। हो गया क्लियर? तो हमको अगर संयोजी कितने पढ़ा? तो वास्तविक, कंकालीय और तरल, है ना। अब कहता है एरियोलर उत्तक में पाए जाने वाले 2 प्रकार की कोशिकाओं के नाम बताइए। क्या कहता है? 2 कोशिकाओं के नाम बताइए। तो बताइए। अभी तो बार बार पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? फेब्रोब्लास्ट। नहीं पढ़ रहे बार बार। तो एरियोलर उत्तक में न पाया जाता है फेब्रोब्लास्ट, फाइब्रोब्लास्ट जिसको आप लोग बोलते हैं, या जिसमें हम पढ़ाए थे सिस्टोकाइनिन। क्या पढ़ाए थे? क्या बोल सकते हैं? हाँ, वो सिस्टोसाइट्स बोल दीजिए उसको। क्या बोल दीजिए? सिस्टोसाइट्स। समझ में आ गया? हिस्टोसाइट्स बोलिए, हिस्टोसाइट्स। एक कोशिका कौन पाया जाता है? हिस्टोसाइट्स। एक क्या पाया जाता है? हिस्टोसाइट्स हो गया। एक तो फाइब्रोब्लास्ट। क्या हो गया? फाइब्रोब्लास्ट। दोनों लिख लीजिएगा। एडिपोज उत्तक में, एडिपोज माने वसा में पाए जाने वाले संचित भोज्य पदार्थ क्या कहलाते हैं? तो वसा कहलाते हैं भैया। एडिपोज में कौन सा खाद्य पदार्थ रहता है? तो वसा रहता है। वसे ना रहता है उसमें। और वसा किससे प्राप्त होता है? जितना तेल वाला चीज खाइएगा उस सब में क्या है? वसा है। अस्थियों को, फिर से आ गया प्रश्न, अस्थियों को मांसपेशी से जोड़ने वाला उत्तक क्या कहलाएगा? टेंडन। जोर से बोलिए, टेंडन। और अस्थि को अस्थि से जोड़ने वाला उत्तक क्या कहलाएगा? लिंगामेंट। क्या कहलाएगा? लिंगामेंट। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? ये भी आप आसानी से बता दीजिएगा। 2 मुख्य प्रकार के कंकाल उत्तक का नाम बताइए। तो कंकाल उत्तक में 2 चीजें है। एक ठो है अस्थि और दूसरा है उपास्थि। हो गया क्लियर? अस्थि और उपास्थि। 27वां प्रश्न, उपास्थि के मैट्रिक्स में, उपास्थि के मैट्रिक्स में पाए जाने वाली, उपास्थि के मैट्रिक्स में, उपास्थि आ गया समझ में? और उसके मैट्रिक्स में पाए जाने वाली जो कोशिका होती है उसका नाम बताइए। उसका नाम बताइए जल्दी से। तो नाम लीजिए कॉन्ड्रियोब्लास्ट। क्या नाम है उसका? कॉन्ड्रियोब्लास्ट। क्या नाम बताइएगा? कॉन्ड्रियोब्लास्ट। समझे कि नहीं? क्या बोलिएगा उसको? कॉन्ड्रियोब्लास्ट। आया समझ में? अब कहता है रक्त के प्लाज्मा में पाए जाने वाले 28, अच्छा 2 प्रकार के तरल संयोजी उत्तक का नाम बताइए। 2 प्रकार के
तरल संयोजी उत्तक का नाम बताइए। एगो प्लाज्मा और एगो रुधिराणु, क्या कहिएगा? प्लाज्मा और रुधिराणु। कोई दिक्कत है? रुधिर और प्लाज्मा ये भी कह सकते हैं, मैंने रुधिर में तो रुधिराणु भी है और प्लाज्मा भी है। अब कहता है रक्त के प्लाज्मा में, अब याद रखिएगा, रक्त के प्लाज्मा में पाए जाने वाले 3 प्रकार के रुधिर कणिका, तो 3 प्रकार के रुधिर कणिका आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। हो गया? कंप्लीट हो रहा है। शारीरिक अंगों में गति किस प्रकार के उत्तक के कारण होती है? तो पेशी उत्तक, पेशी उत्तक ने उठाता है, आगे बढ़ाता है, पीछे ढकेलता है, एक साथ साथ हड्डियों चलने लगता है। हड्डी ऐसे नहीं चल सकता है, गति कर सकता है। किसकी वजह से गति करता है? मांसपेशी की वजह से। तो कहने क्या क्वेश्चन है जी, शारीरिक अंगों में गति किस प्रकार के उत्तक के कारण होती है? तो पेशी उत्तक। इधर देखो ना, किस गति के कारण? पेशी उत्तक के कारण। आगे देखिए, जंतुओं का मस्तिष्क, चलिए इसको बताइए, जंतुओं का मस्तिष्क किस प्रकार के उत्तक का बना होता है? तो तंत्रिका उत्तक से। बोलना यार, बोलबे नहीं करता। किस कारण से? तंत्रिका उत्तक से। मस्तिष्क कैसे बना हुआ रहता है? तंत्रिका उत्तक से। तंत्रिका उत्तक की इकाई को क्या कहते हैं? न्यूरॉन। क्या कहते हैं? न्यूरॉन। तो यही जो क्वेश्चन यहाँ अगला में यही क्वेश्चन है, तंत्रिका उत्तक की इकाई क्या कहलाता है? न्यूरॉन। हम क्वेश्चन नहीं देखे थे, हम ऐसे बता रहे थे। तंत्रिका उत्तक की इकाई क्या कहलाती है? न्यूरॉन। क्लियर हो गया? तंत्रिका उत्तक की इकाई क्या कहलाती है? न्यूरॉन। अब हम लोग आ गए किसमें? 33 नंबर प्रश्न में। ये देखिए 33, किसमें आ गए? 33 में। आप लोग हैं यहाँ पे? यस, कोई दिक्कत? नहीं सर। तो अब हम लोग किसमें आ गए? 33 में। 33 में कहता है कि बहुकोशिकीय जीवों में, क्या कहता है? बहुकोशिकीय जीवों में कार्यों के दक्षता पूर्वक संचालन के लिए, कार्यों के दक्षता पूर्वक संचालन करने के लिए क्या व्यवस्था रहती है? माने बढ़िया से संचालन हो बहुकोशिकीय जीवों में, इसके लिए क्या व्यवस्था रहती है? तो इसके लिए व्यवस्था रहती है कोशिकाओं का भिन्न भिन्न समूह का होना। कोशिकाओं का भिन्न भिन्न समूह का होना। तो कोशिकाएं भिन्न भिन्न समूह बना करके क्या बनाएंगे? तो उत्तक बनाएंगे। क्या बनाएंगे? उत्तक। समझे कि नहीं? उत्तक आपस में मिलकर के क्या बना देगा? अंग का निर्माण करेगा। क्या चीज का निर्माण करेगा? अंग। आगे समझ में ना? तो कहता है कि बहुकोशिकीय जीवों में कार्यों का दक्षता पूर्वक निर्वहन करने के लिए या संचालन करने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के कोशिकाओं का समूह का होना जरूरी है। किसका जरूरी है? समूह का होना जरूरी है। किसका समूह? कोशिका का समूह। अब आ गया 34 नंबर सवाल, समान उत्पत्ति तथा समान कार्य को संपादित करने वाली कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? तो उत्तक कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तक कहते हैं। साधारण सा आंसर इसका दे दिया। समूह को क्या कहते हैं? उत्तक कहते हैं। समझ में आ गई बात है? अब हम लोग आ गए क्वेश्चन नंबर किसमें? 35 में। किसमें आ गए? 35 में। 35 में कहाँ आ गए? 35। 35 क्या कहता है? तने की चौड़ाई में, तना की चौड़ाई, चौड़ाई जब बढ़ेगा किस उत्तक के निर्माण? तने की चौड़ाई में वृद्धि किन उत्तकों के निर्माण से होती है? तो पार्श्वस्थ, पार्श्वस्थ विभज्योतकी उत्तक। तना कैसे बढ़ता है? फैलता है। बढ़ेगा तो शीर्षस्थ से, फैलेगा किससे? पार्श्वस्थ विभज्योतकी उत्तक से। क्लियर हो गया? 36 में देखिए, इसमें देखिएगा 36 में, पतियों के आधार पर, पतियों के आधार पर टहनी के पर्व के दोनों ओर पाए जाने वाली उत्तक को क्या कहते हैं? तो अंतर्वेशी। क्या कहते हैं उसको? अंतर्वेशी। शीर्षस्थ विभज्योतकी उत्तक, पार्श्वस्थ विभज्योतकी उत्तक और अंतर्वेशी विभज्योतकी उत्तक। तो ये रहता है कहां? पटल पर, यानी कि पतियों के आधार पर। किस पर? आधार पर या टहनी के पर्व पर दोनों पर पाए जाने वाली उत्तक को क्या कहते हैं हम लोग? तो अंतर्वेशी, अंतर्वेशी विभज्योतकी उत्तक। समझ में आ गया बात है? अब कैमा आ जाएंगे हम लोग? 38 में। कैमा में आ जाएंगे? 38 में। सरल अस्थायी उत्तक किस प्रकार की कोशिकाओं का बना हुआ रहता है? सरल अस्थायी उत्तक जो है किस प्रकार की? तो समरूप कोशिकाओं की बनी हुई रहती है। एक जैसा कोशिका से मिलकर के बनता है।
तो पूरा का पूरा बॉडी का अंग एक ही तरह के प्रकार के कोशिका से मिलकर के बनता है कि नहीं? मैंने वो अपना अलग अलग समूह बनाता है, एक अंग तो उसके लिए एक प्रकार की कोशिका का समूह, फिर दूसरा अंग तो दूसरे प्रकार की कोशिका का समूह। अब क्या हम आ गए 39 में। जलीय पौधों में मुख्यतः किस प्रकार का उत्तक पाया जाता है? तो जलीय पौधे में हम बताए थे ना कि जल में वो डूबे नहीं, इसलिए उसमें हवा भरा रहता है। हवा को अंग्रेजी में बोलते हैं एयर, और एयर जिसमें भरा हुआ रहेगा तो उसको बोलेंगे एरेनकाइमा। क्या बोलेंगे उसमें? एरेनकाइमा। तो जलीय पौधों में मुख्यतः किस प्रकार का उत्तक पाया जाता है? तो एरेनकाइमा। कौन सा उत्तक पाया जाता है? एरेनकाइमा। क्लियर हो गया? अब हम लोग आ गए किस में? 40 नंबर प्रश्न में। किसमें आ जाएंगे? 40 नंबर प्रश्न में। 58 प्रश्न है, 40 में हम आ गए हैं। 19 प्रश्न है अभी, है कि नहीं है? तो सीधा सीधी सोल्व हो जाएगा। तो अब ध्यान दीजिए 40 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 40 नंबर क्वेश्चन, किस उत्तक की कोशिकाएं मृत, मृत हो गया था इसी समझ लीजिए, दृढ़ उत्तक मृत होता है। मृत, लंबी, संकरित तथा दोनों सिरों पर नुकीली होती है तो दृढ़ उत्तक में। इसमें दृढ़ उत्तक में। दृढ़ उत्तक को क्या कहते हैं? स्केलेन काइमा। क्या कहते हैं उसको? स्केलेन काइमा, PCS। समझ में आई बात है? पी से हम आपको क्या पढ़ाए थे? पैरेन काइमा। और सी से क्या पढ़ाए थे? कोलेन काइमा। अब क्लोरेन काइमा अलग है, जब क्लोरोफिल पाया जाएगा तो क्लोरेन काइमा, अब ऐसे कोलेन काइमा। एक होता है स्केलेन काइमा। क्या होता है? स्केलेन काइमा। तो 40 में क्या लिख दीजिएगा? दृढ़ उत्तक क्या है? स्केलेन काइमा। 41, शुष्क स्थानों पर क्या कहा जा रहा है? शुष्क स्थानों पर पाए जाने वाले पौधों में एपिडर्मिस की कोशिकाओं के ऊपर किसकी एक परत रहती है? तो आपको पढ़ाए थे ना कि पेड़ पौधा के पत्तियों पर क्यूटिकल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? क्यूटिकल पाया जाता है। जो वहां लगा दीजिए, क्यूटिकल पाया जाता है जो पानी को मैंने क्या करता है? चिकना रहता है, जो गिरा देता है। क्यूटिकल क्या कहते हैं उसको? क्यूटिकल। पढ़ाए थे कि नहीं पढ़ाए थे? अब आ जाइए आगे। क्या कॉर्क कोशिकाओं में जीव द्रव्य पाया जाएगा? कॉर्क कोशिकाओं में जीव द्रव्य काहे को पाया जाएगा? नहीं पाया जाता। लिख दीजिएगा सीधा, क्या चीज? नहीं पाया जाता है। 2 या 2 से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से, 2 या 2 से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से बना जो उत्तक होता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं जटिल अस्थाई उत्तक। उसको क्या बोलते हैं? जटिल अस्थाई उत्तक। जाइलम एवं फ्लोएम मिलकर किसका निर्माण करते हैं? तो अरे भैया, जाइलम और फ्लोएम दोनों तो संवहन कर रहा है, वाहन का काम कर रहा है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा रहा है। एक तो जल को ले जा रहा है और एक खाद्य पदार्थ को ले जा रहा है। तो ये एक बंडल का निर्माण करेंगे। कौन सा बंडल का? तो संवहन बंडल का। किस बंडल का? संवहन बंडल का निर्माण करेंगे। क्लियर हो गया? किसका निर्माण कर लेंगे? संवहन बंडल का। हो गया? बोल भी नहीं कर रहा है। किसका निर्माण करेंगे? संवहन मंडल का। अब आता है 45 में। सह कोशिकाएं, बोलिएगा, सह कोशिकाएं चालनी नलिका के किस भाग में अवस्थित रहती है? सह कोशिकाएं चालनी नलिका के किस भाग में अवस्थित रहती है? तो पार्श्व भाग में, मैंने बगल में। कहां पे अवस्थित रहती है? बगल में। बगल वाले भाग को क्या कहेंगे? पार्श्व भाग। क्या कहेंगे उसको? पार्श्व भाग में। क्लियर हो गया? अब चलिए, क्या है? किस जंतु उत्तक की कोशिकाएं, किस जंतु उत्तक की कोशिकाएं फर्श या दीवार पर लगी चपटी ईंटों की तरह दिखाई देते हैं? तो चपटा चपटा दिखाई देता है किसका? सल्की या सल्काब एपिथेलियम उत्तक का। किसका? सल्की या सल्काब एपिथेलियम उत्तक का। आया समझ में? सल्की या सल्काब एपिथेलियम उत्तक का। किस उत्तक के मुक्त सिरे पर सूक्ष्म रंकासुर विद्यमान रहते? मैंने रंकासुर रसांकुर। रसांकुर का मतलब है जिसमें प्रवेश करे, है कि नहीं? छोटे छोटे छिद्र। तो किस उत्तक के मुक्त सिरे पर सूक्ष्म रसांकुर विद्यमान होते हैं? किस उत्तक के सिरे पर? तो बताइए जल्दी से। स्तंभाकार उत्तक पर। किस पर? स्तंभाकार एपिथेलियम उत्तक पर। किस पर? स्तंभाकार एपिथेलियम उत्तक पर। छोटी आंत के भीतरी स्तर का निर्माण किस उत्तक से? हमारी छोटी आंत। तो स्तंभाकार आपको बताए थे यार कि इसका छोटी आंत, हम छोटी आंत में नहीं पढ़ाए थे कि छोटी आंत 3 भाग में बंटता है ना? ड्यूडेनम,
जुजेनियम, है ना, और एक ठो होता है इलियम। क्या होता है? इलियम। और इलियम में भोजन का अवशोषण किया जाता है और उसमें एक अंगुली नुमा संरचना होती है जिसको हम लोग स्तंभाकार उत्तक कहते हैं। और उसी जो अंगुली नुमा संरचना उसको कहते हैं विलाई। क्या कहते हैं? विलाई। याद है जो पढ़ाए थे? और वह कहां पाया जाता है? इलियम में। छोटी आंत का तीसरा भाग को क्या कहते हैं? इलियम। छोटी आंत के सबसे नीचे के भाग को क्या कहते हैं? इलियम। पहला हो गया ड्यूडेनम, दूसरा हो जाएगा जेजुनम। जेजुनम पहला क्या हो गया? ड्यूटेरम, है ना, अरे ड्यूडेनम, क्या नाम है उसका? ड्यूडेनम। ड्यूडेनम को हिंदी में बोलते हैं ग्रहणी। क्या बोलते हैं? ग्रहणी। उसके बाद जेजुनम और तीसरा है इलियम। तो इलियम छोटी आंत का भाग हो गया। तो छोटी आंत के भीतरी स्तर में, भीतरी मतलब तीसरा में, यानी कि इलियम में का निर्माण किस ऊतक से होता है? तो स्तंभाकार से होता है। किससे होता है? स्तंभाकार एपिथेलियम ऊतक से होता है। क्लियर हो गया? अब घनाकार, घनाकार घन टाइप का कोशिकाओं वाले ऊतक को हम लोग क्या कहते हैं? तो घनाकार को अंग्रेजी में क्यूबाइडल। तो क्यूबाइडल एपिथेलियम ऊतक बोलेंगे उसको। क्या बोलेंगे? क्यूबाइडल एपिथेलियम ऊतक। क्लियर हो गया? यहां तक 49 तक प्रश्न बना लिए कि नहीं बना लिए? 58 को है। अब हम लोग आ जाते हैं 50 में। अब ऊपर नहीं जा रहा, यानी कि यही लास्ट है। 50वां प्रश्न देख लीजिए। अंडवाहिनी में अंडाणु को एक ही दिशा में जाने देने के लिए किस ऊतक की कोशिकाएं मदद करती हैं? अंडवाहिनी में, अंडवाहिनी में फेलोपियन ट्यूब में। अंडवाहिनी, अंडा का जाने का रास्ता महिलाओं में पाया जाता है फेलोपियन ट्यूब। अंडवाहिनी में अंडाणु को एक ही दिशा में जाने के लिए किस ऊतक की कोशिकाएं, है ना, काम करती है? तो आपको पढ़ाए थे पक्षमाभि। क्या कहे थे? पक्षमाभि। इसी को बोले थे रोमाभि। इसी को क्या कहे थे? रोमाभि। तो वो हो जाएगा क्या चीज? कौन सी ऊतक मदद करती है? तो पक्षमाभि या रोमाभि ऊतक। पक्षमाभि या रोमाभि ऊतक। एंटीबॉडी का निर्माण, अब बताए थे कि हमको ब्लड ग्रुप जब पढ़ाए थे तो दो चीज पढ़ाए थे ब्लड ग्रुप में। एक बताए थे कि WBC प्लेटलेट का काम नहीं है, एक काम है किसका? प्लाज्मा का, और दूसरा काम है किसका? RBC का। पढ़ाए थे कि नहीं पढ़ाए थे? बोलिए। और एंटीबॉडी और एंटीजन, तो एंटीबॉडी का निर्माण करेगा कौन? प्लाज्मा। और एंटीजन का निर्माण कौन करेगा? RBC। क्या कौन करेगा? RBC। समझ में आ रहा है बात? तो कहता है कि एंटीबॉडी का निर्माण कौन करेगा? तो प्लाज्मा। कौन कर लेगा? प्लाज्मा। आ रहा समझ में? कौन करेगा? प्लाज्मा। किस ऊतक में तारे जैसी कोशिकाएं होती है? जल्दी बताना। किस ऊतक में तारे जैसी कोशिकाएं पाई जाती है? तो किसमें बताइए जल्दी से? जालवत संयोजी ऊतक में। किसमें? जालवत संयोजी ऊतक में। किसमें? जालवत संयोजी ऊतक में। अब कहता है बाह्य कर्ण में किस प्रकार का, बाह्य कर्ण में किस प्रकार का ऊतक पाया जाता है? तो ये बाहरी कर्ण है, उपास्थि से बना हुआ है। उपास्थि किसका भाग है? तो कंकाल ऊतक का भाग है। कंकाल ऊतक दो तरह का, अस्थि और उपास्थि। तो बाह्य कर्णवा किस चीज का बना हुआ है? तो कंकाल ऊतक का बना हुआ है। किस ऊतक का बना हुआ है? कंकाल ऊतक का। आगे समझ में? किस ऊतक का बना हुआ है? कंकाल ऊतक का। देखिए, हैवर्सियन नलिकाएं कहां पाई जाती हैं? क्या लिखा हुआ है? हैवर्सियन नलिकाएं कहां पाई जाती है? तो लिख दीजिएगा मेमोलियम। कहां पे पाया जाता है? मेमोलियम आस्था में। कहां पाया जाता है? मेमोलियम आस्था में। जो अनुप्रस्थ काट होता है, अनुप्रस्थ काट किसको कहते हैं? जैसे इतना लंबा है ना ये चीज, तो यहां से इसको काट लीजिए तो जो ऊपर वाला हिस्सा है तो वो अनुप्रस्थ काट हो गया। क्या हो गया? अनुप्रस्थ काट। तो मेमोलियम आस्था के अनुप्रस्थ काट में, है ना, ये पाया जाता है। अब 55 नंबर देख लीजिएगा। क्या देख लीजिएगा? 55 नंबर कहता है आयतन के हिसाब से प्लाज्मा रुधिर का कितना प्रतिशत है? तो आपको पढ़ाए ना कि या तो 55% हो सकता है या 60% हो सकता है। तो आप एक ही को कोई लिखेगा तो 55% लिख दीजिएगा। कितना लिखिएगा? 55% लिख दीजिएगा। तो आयतन के हिसाब से प्लाज्मा रुधिर में कितना प्रतिशत होता है? तो 55%। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अब क्वेश्चन नंबर क्या देख लेंगे? 56। किस प्रकार की रुधिर कणिकाओं में केंद्रक नहीं पाया जाता है? किस प्रकार में? तो RBC में क्या पाया जाता है? क्या RBC में केंद्रक, RBC में आपका केंद्रक पाया जाता है। और केंद्रक नहीं पाया जाएगा तो क्या DNA का पता लगा सकते हैं RBC से? कभी नहीं लगा सकते हैं। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अगला देखिए, लाल रुधिर कणिकाओं में पाए जाने वाली प्रोटीन रंजक का नाम बताइए। हीमोग्लोबिन। क्या है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या करता है? तो हीमोग्लोबिन दो चीज करता है। एक खून के रंग को लाल करेगा, रंजक है उसमें पाया जाता है जो खून के ब्लड के कलर को क्या कर देगा? लाल। और एक और क्या करेगा? उठाएगा टंकी और ऑक्सीजन फेफड़ा में से निकालेगा और ले मैंने
फेफड़ा में बोले तो श्वसन की क्रिया के बाद वायु कोष्ठक जब ऑक्सीजन देता है तो ले लेगा, और ऑक्सीजन को टांग करके घर घर कहाँ पहुंचा देगा, हमारे शरीर का जितना कोशिका है, जितना चीज है, सब जगह घर घर पहुंचा देगा। क्या चीज? ऑक्सीजन। और वहां से क्या लेकर के आएगा? कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि संवहन का कार्य करता है। क्या चीज का कार्य करता है? संवहन का। क्या क्या चीज का संवहन करता है? तो ऑक्सीजन को ले जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर ले जाता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो कहता है कि लाल रुधिर कणिकाओं में पाए जाने वाली प्रोटीन रंजन को क्या कहते हैं? तो हीमोग्लोबिन। और अंतिम क्वेश्चन जो है इसको जरा सा बता दीजिएगा। एक न्यूरॉन के एक्सॉन अंतिम छोर की शाखाओं दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट से जुड़कर क्या बनाती हैं? अरे भैया, तो अगर एक सूचना को दूसरी जगह भेजना है तो उसके जो बीच वाला जगह उसको क्या बोलते हैं? सिनैप्स। क्या बोलते हैं? सिनैप्स। इसका क्या आंसर हो जाएगा? सिनैप्स। कैसे पहुंचाता है उसको? तो सिनैप्स। क्या हो जाएगा? एक न्यूरॉन के एक्सॉन के अंतिम छोर की शाखाएं दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट से जुड़कर क्या बनाती हैं? तो सिनैप्स बनाती है। क्या बनाती है? सिनैप्स बनाती है। 58 के 58 समाप्त हो गया। अभी आप लोगों ने देखा कि हम लोगों ने क्लास 9 में बायोलॉजी के दूसरा चैप्टर जिसका नाम था उत्तक, आज उसका हम लोगों ने करीब करीब 26 वैकल्पिक प्रश्न, 20 रिक्त स्थान और 58 अति लघुतरीय प्रश्न का हम लोगों ने यहां पे सोल्व किया। और बच गया अब लघुतरीय और दीर्घोत्तरीय, तो उसको विधिवत लिखवा दिया जाएगा या पीडीएफ बोलिएगा तो उसका मिल जाएगा आपको। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सब कोई बात समझ में? मजा आया आप लोगों को पढ़ने में? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अच्छा लगा पढ़ाई? तो आप लोग बहुत अच्छे से पढ़े, इसके लिए धन्यवाद है। और A to Z प्रश्नों को आज आपके बीच हम लोगों ने हल किया है। तो इस प्रकार से पहला लेसन और दूसरा लेसन बायोलॉजी में बहुत अच्छे तरीके से हम लोगों ने 9वां क्लास का कंप्लीट करा दिया है ना? बहुत बहुत धन्यवाद। अब अगले टॉपिक पर मिलेंगे, अगले क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।